याद दिलाया करो नहीं तो फिर। हाँ, सो बाकी में एक तो ये था क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करके था ना, एक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसका इस्तेमाल करके हाँ निकालना। व्हाट इज हाँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल कंपाउंड बनाने के लिए। हाँ, 1 मोल कंपाउंड बनाने के लिए प्योर, ठीक है, टू फॉर्म 1 मोल ऑफ प्योर कंपाउंड in a standard state from its element, also in the standard state the energy required is called enthalpy of formation. हाँ एक मोल बनाने के लिए उस स्टैंडर्ड स्टेट में उसके ही एलिमेंट से, वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, जो भी एनर्जी लगेगा या जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट कितना होता है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट क्या है? क्या है मतलब? क्या है मतलब? डेफिनेशन? जीरो है। अच्छा, वो ऐसा क्या? और कैसा रहेगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट मतलब जीरो रहेगा। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे। तो अगला टॉपिक है हेस लॉ। हेस लॉ, देखो किसी को नहीं समझता है तो पूछ लिया करो। पता नहीं तुम लोग किसी में कभी बताते नहीं हो कि समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई बोलता भी नहीं है, इसके लिए पहले बोल देता हूँ कि मतलब पूछ लिया करो। किसी को डाउट रहा है तो पूछो अच्छे से, ठीक है? ठीक है, चलो आगे। तो हेस लॉ, देखो हेस लॉ क्या है? ये लॉ बोलता है कि चाहे तुम किसी प्रोसेस को एक स्टेप में करो चाहे कई स्टेप में करो, अगर इनिशियल और फाइनल सेम है तो जो भी एंथैल्पी चेंज रहेगा वो सेम रहेगा। देखो एंथैल्पी चेंज क्या है, स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? इंथैल्पी चेंज स्टेट। ठीक है, स्टेट फंक्शन है, मतलब क्या होता है, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम रहेगा तो एंथैल्पी चेंज हमेशा सेम रहेगा, डिपेंड नहीं करता कि कौन से पाथ से जा रहे हो। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ तो अगर इनिशियल पाथ और फाइनल पाथ सेम है, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो तुम किसी भी पाथ से जाओगे, किसी भी पाथ से जाओ, ठीक है, कैसे भी जाओ, ऐसे ऐसे करके जाओ, ऐसे जाओ, इनिशियल पॉइंट अगर फाइनल पॉइंट सेम है तो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच विल बी सेम और ऑल द पाथ, चाहे पाथ नंबर 1 से जाओ, 2 से जाओ, 3 से जाओ। इसका मीनिंग क्या होता है? देखो हेस लॉ का स्टेटमेंट है ओवरऑल एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप इन द रिएक्शन। एक तो एक स्टेटमेंट ये है, ये भी देख लो, तुम्हें समझा दूंगा अभी क्या बोला। ओवरऑल एंथैल्पी चेंज, ओवरऑल एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इक्वल टू sum of enthalpy is equal to sum of enthalpy changes of sum of enthalpy changes of individual steps in the reaction। या तो ऐसे लिख सकते हो, एक स्टेटमेंट तो ये है इस लॉ का, क्या बोल रहा है ये, ओवरऑल एंथैल्पी चेंज फॉर a reaction is equal to sum of enthalpy change of individual step in the reaction। इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, फॉर एग्जांपल ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड तो जानते ही होंगे, हाँ ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बनाया जा सकता है? ठीक है, क्या कर सकते हैं, देखो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए क्या होता है, कार्बन को जलाया जाता है, यानी लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, उसके अंदर कार्बन ही होता है। तो अगर उसको जलाओगे तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। हाँ ठीक है, ओके। CO गैस का नाम सुना है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलो आगे, अब देखो
मान लो मैं मैं देखो कुछ रिएक्शन करा रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। मान लो मैं क्या करता हूँ, कार्बन को जलाता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। क्या मतलब है इसका, ठीक है। अगर मान लो मैं किसको जलाऊं, कार्बन को जलाऊं, तो कार्बन को मैं क्या कर सकता हूँ, ओपन एयर में जला सकता हूँ, ठीक है। एक बात याद रखो, देखो कार्बन को जलाने से CO भी बनता है, कार्बन को जलाने से CO2 भी बनता है, ठीक है। कैसे बनेगा वो हाँ डिपेंड करता है। अगर तुम ऑक्सीजन कम सप्लाई करोगे, यानी एयर कम दोगे, जैसे देखो जो किसी के पास वो जो क्या बोलते हैं, कोयला वाला रहता है ना, कोयला जलाते कहीं, ये बिस्सी उस्सी में देखे होगे तुम, जहाँ खाना बनता हो, अगर तुम लोग देखे होगे, या फिर सिगड़ी करके, मालूम सिगड़ी करके होती है, किसी ने देखा है, जानते हो कुछ सिगड़ी उगड़ी के बारे में, जिसके अंदर कोयला हाँ जलाते सर। हैं। तो अगर उसके अंदर देखो नीचे से हवा ऐसे ऐसे करते हैं अच्छे से जलने के हाँ लिए, देखे होगे ना। तो हाँ उसमें क्या होता है, अगर मान लो सही से नहीं जला तो पहले तो कोयला जैसे काला काला तो निकलता ही है धुआं, और उसमें क्या होता है, सही से ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, ठीक है, जो कि अच्छा गैस नहीं है, हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, नुकसान करता है हमारे। इसका कॉल आ गया, एक मिनट जस्ट। हेलो, तो अगर मान लो देखो, अगर कार्बन को लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करोगे, एयर सप्लाई करोगे, तो क्या बनेगा, CO गैस बनेगा, CO गैस। और अगर उसको तुमने ढेर सारा ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया एक ही बार में, मतलब कार्बन को जला रहे हो और ढेर सारा ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो, एयर सप्लाई कर रहे हो, फुल एयर, तो क्या बनाएगा वो, CO2 बनाएगा, क्योंकि पूरी तरह से जल जाएगा वो कार्बन। और अगर थोड़ा बहुत सप्लाई करोगे लिमिटेड, तो क्या बनाएगा, ये CO गैस बनाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, देखो कार्बन से CO2 बनाना है, तो कार्बन से CO2 बनाने के लिए तुम एक स्टेप में भी कर सकते हो और कई स्टेप में भी कर सकते हो। अभी यहाँ देखो, अगर मान लो मुझे कार्बन से बनाना CO2, तो मैं एक स्टेप में बना सकता हूँ, कार्बन से CO2 एक स्टेप में बना सकता हूँ, डायरेक्ट ढेर हाँ सारा ऑक्सीजन दो, जलेगा, पूरी तरह से हाँ CO2 बन जाएगा, समझ में आ गया। हम्म तो एक स्टेप में ये हो गया, ठीक है। आगे दूसरा, अगर मैं चाहूं एक स्टेप में, मैं मान लो मुझे CO2 एक स्टेप में नहीं बनाना है, 2 स्टेप में बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले कार्बन को थोड़ा सा ऑक्सीजन दूंगा, तो वो थोड़ा सा जलेगा, CO बनाएगा। अब मैं क्या करूंगा, CO को और थोड़ा सा ऑक्सीजन देके जलाऊंगा CO को, ठीक है, तो ये जो है CO2 बनाएगा। तो ये जो है 1 2, ये 1 और 2 2 स्टेप में, पहले कार्बन से क्या, देखो यहाँ देखो, कार्बन को मैंने ऑक्सीजन दिया हाफ O2, कम ऑक्सीजन दिया, क्या बना, CO गैस बना। अब क्या करूंगा, मैं जो CO गैस है उसको और थोड़ा सा ऑक्सीजन दे दूंगा, तो ये बन जाएगा CO2 गैस। तो यहाँ देखो कार्बन से CO2 बन रहा है, हाँ लेकिन ये कितने स्टेप में बन रहा है, 2 स्टेप में बन रहा है। 2 steps yes और यहाँ पे भी देखो कार्बन से CO2 बन रहा है, लेकिन कितने स्टेप में बन रहा है, एक स्टेप में बन रहा है, समझ में आ रहा है। देखो अब इसका स्टेटमेंट क्या है, हेस लॉ का। हेस लॉ बोलता है, एक तो एक स्टेटमेंट ये हो गया, दूसरा स्टेटमेंट मतलब उसी को वही है, एक ही स्टेटमेंट है एक्चुअल में, दूसरी तरह से बोल रहा हूं मैं, कि देखो रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो, चाहे रिएक्शन 10 स्टेप में हो, अगर इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट सेम है, जैसे यहाँ पे देखो ये एक स्टेप में हुआ है, इनिशियली रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट ये है, ठीक है, इसका इनिशियली रिएक्टेंट ये है, फाइनल प्रोडक्ट ये है, दोनों में सब में सेम है कि नहीं है। इसका इनिशियल रिएक्टेंट, इसका इनिशियल रिएक्टेंट, सॉरी ये दोनों रिएक्शन मिला के, ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन मिला के देखो, इसका इनिशियल रिएक्टेंट और इसका इनिशियल रिएक्टेंट यही है, और इसका फाइनल प्रोडक्ट और इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, CO2 ही है, समझ में आ रहा है। हाँ तो चाहे तुम रिएक्शन को एक स्टेप में करो, एक स्टेप में CO2 बनाया तुमने, यहाँ पे क्या कर रहे हो, 2 स्टेप में बना रहे हो, समझ में आ रहा है। सो चाहे तुम CO2 को एक स्टेप में बनाओ, चाहे 2 स्टेप में बनाओ, जो टोटल एनर्जी चेंज, मतलब एंथैल्पी का जो चेंज होगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। टोटल एनर्जी का चेंज जो आएगा क्या आएगा, सेम आएगा। ऐसा मतलब बोला गया है, ठीक है, और ये सच्चाई है। देखो
चाहे तुम डायरेक्टली बनाओ चाहे 2 स्टेप में जाओ, इनिशियल सेम है फाइनल सेम है, तो एंथैल्पी चेंज तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि क्या है वो पाथ फंक्शन, सॉरी स्टेट फंक्शन है, राइट? समझ पा रहे हो बात मेरी क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। ठीक है, अब देखो ये क्या है हेस लॉ। अभी देखो दूसरी चीज, तो अगर मान लो इसमें कुछ एंथैल्पी चेंज हुआ, मान लो कुछ 10 हुआ, 10 जूल हुआ, मान लो ऐसे, मान लो -10 जूल हुआ, डेल्टा H1 ये मान लो -10 जूल हुआ, ऐसे मान लेते हैं खाली, ठीक है? और यहाँ पे मान लो डेल्टा H2, ये बुक में दिया होगा, शायद बुक में दिया होगा तो वैल्यू लिख दूंगा, चलो ठीक है, नहीं दिया है कोई बात नहीं। तो मान लो ये डेल्टा H2 -15 जूल है, ठीक है? मुझे बताओ, देखो ये जो है कार्बन से, यहाँ देखो कार्बन से CO2 डायरेक्ट बन रहा है, यहाँ पे कार्बन से CO2 जो है 2 स्टेप में बन रहा है, ठीक है? तो देखो कितना टोटल एनर्जी लगा होगा, C से CO2 बनाने के लिए कितना एनर्जी लगा होगा? पहले CO बनाया तो 10 जूल एनर्जी बाहर गया, राइट? एक्सोथर्मिक हुआ। फिर और CO2 बनाया तो क्या हुआ? -15 जूल गया। तो टोटल कितना एनर्जी C से CO2 बनाने के लिए लगा? -25, ठीक है? ओके, तो इसका भी वैल्यू कितना आना चाहिए? -25 जूल। और ये ऐसे कोई मजाक तो हो नहीं रहा है, ये सच में होता है ऐसा, ठीक है? ये ऐसा प्रूवन है, ठीक है? अब मैं जो बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमने देखो, चलो मान लो इसके लिए डेल्टा H है, ये डेल्टा H है, ये डेल्टा H1 है, ये डेल्टा H2, ठीक है? तो कार्बन से अगर CO बनाओगे तो डेल्टा H1, CO से CO2 बनाओगे तो डेल्टा H2, और कार्बन से CO2 डायरेक्ट बनाओगे तो डेल्टा H। तो यहाँ से क्या हो सकता है तुम, डेल्टा H इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर इनिशियली रिएक्टेंट सेम है और फाइनल प्रोडक्ट सेम है, तो रिएक्शन को चाहे एक स्टेप में कराओ, चाहे 2 स्टेप में, चाहे 10 स्टेप में कराओ, इनिशियल सेम है फाइनल सेम है, तो चेंज इन एंथैल्पी कितना आएगा? सेम आएगा। समझ में आया क्या? यस। ठीक है, तो अगर रिएक्शन को चाहे एक स्टेप में कराओ चाहे 2 स्टेप में कराओ, हमेशा सेम। बहुत लैग हो रहा है आपका वीडियो, मेरा ही हो रहा है क्या बस? बाकी लोग को आ रहा है बराबर? रुपेश आ रहा है तुमको बराबर वीडियो? यस सर। हाँ ठीक है, तुम्हारे ही लैग हो रहा होगा, ठीक है? इसको चाहो तो लिखना तो लिख लो। देखो ये स्टेटमेंट देखो, ओवरऑल एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप इन द रिएक्शन, ठीक है? इन दोनों को ऐड करने से मिला नहीं, ये इसकी वैल्यू मिली, ठीक है? तो ओवरऑल, अब देखो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज क्या मतलब है इसका, मैं देखो लिखने जा रहा हूं यहाँ पे, अच्छा ये देखो ध्यान देना, इन दोनों को जब ऐड करोगे ना तो यही मिलेगा। देखो मैं ऐड करता हूँ दोनों को, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, ऐड करने आता है सबको? हाँ। इक्वेशन नंबर 1 2 को ऐड करूं तो क्या होगा? देखो CO उधर है, CO इधर, कट जाएगा, ठीक है? फिर लेफ्ट साइड में क्या है? कार्बन, हाफ O2 प्लस हाफ O2 कितना आएगा? O2 हो जाएगा, 1O2। हाँ। और राइट साइड में बचा क्या? खाली CO2 बचा है। समझ में आया? अब देखो ये दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो इन दोनों को भी तो ऐड करना पड़ेगा। हाँ। तो क्या मिलेगा? -25 जूल। और क्या ये यही इक्वेशन है? देखो यही इक्वेशन है ये, ठीक है? अब ध्यान दो, समझ में क्या आया? देखो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन, ये हो गया ओवरऑल एंथैल्पी। जब 2 रिएक्शन को ऐड करो या 3 रिएक्शन को ऐड करो तो जो रिएक्शन मिलता है उसको बोलते हैं ओवरऑल रिएक्शन। समझ में आया? हाँ। जब मान लो ये 2 रिएक्शन को ऐड करके ये रिएक्शन आया, तो ये रिएक्शन जो है क्या है? ये ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। और उसका जो एंथैल्पी चेंज हुआ वो क्या हो गया? ओवरऑल एंथैल्पी चेंज। समझ में आया? तो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप। ये समझ में आया? हाँ। इंडिविजुअल स्टेप का जो भी एंथैल्पी था उसका ही एडिशन क्या आया? ओवरऑल आया कि नहीं आया? हाँ। ओके हाँ।
ये कुशवाहा कौन है? देखो इसका इस्तेमाल क्या है, मिटा दो ना इसको। न्यू स्टूडेंट है शायद। हाँ ठीक है, तो मिटा रहा हूँ, ठीक है। हाँ देखो इसका इस्तेमाल क्या करना है, सबसे पहले इसका इस्तेमाल करना क्या है, ठीक है। हेस लॉ का इस्तेमाल क्या है, ठीक है। हेस लॉ का इस्तेमाल क्या है वो देखो। तो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी का चेंज कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है। किसी किसी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना मतलब प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, उसमें एरर आते हैं, नहीं कैलकुलेट कर पाते हो। समझ पा रहे हो? कभी कभी हाँ। क्या होता है, किसी रिएक्शन का अगर हम एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो सही से रिएक्शन में हम कैलकुलेट कर नहीं पाते, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस रिएक्शन का मुझे क्या करना पड़ता है, अगर मान लो उस रिएक्शन का एंथैल्पी कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करता हूँ, एंथैल्पी मतलब मैं हेस लॉ का इस्तेमाल करता हूँ कैलकुलेट करने के लिए। तो समझे, बोला क्या समझ में आया? हेस लॉ का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, अगर हम प्रैक्टिकली किसी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट नहीं कर पाते तो थ्योरेटिकली हेस लॉ का इस्तेमाल करके हम एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है। कुछ रिएक्शन देता हूं मैं, देखो एक सॉल्व करके बताता हूं तुमको, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल 14.4 अगर तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक होगी तो देख सकते हो, ठीक है। क्या बोला है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। 4.14 है कि 14.4 है? 4.14 4.14 एक रिएक्शन दिया है देखो, 2Fe सॉलिड और प्लस 3/2 O2 गैस, ठीक है। ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, Fe2O3 सॉलिड, ठीक है। अब इसका एंथैल्पी चेंज पता नहीं है, ठीक है। इसका एंथैल्पी चेंज पता नहीं है, अब इसका निकालना है तुमको, इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज तुम्हें निकालना है। तो कैसे निकालोगे, उसके लिए उसने दो इक्वेशन दी है। उसने बोला है कि देखो ये दो इक्वेशन में तुम्हें दे रहा हूं, एक है 2 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस Fe2O3 सॉलिड 2Fe सॉलिड प्लस Al2O3 सॉलिड, और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू दी है -847.6 किलो जी। उसके बाद में दूसरा रिएक्शन दिया है, 2 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस 3/2 O2 react to give Al2O3 solid, Al2O3 solid, ओके। रिएक्शन बराबर लिखा मैंने, एल्यूमिनियम Fe2O3 2Fe, ओके, और 2 एल्यूमिनियम 3/O2 Al2O3। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू दी है -1670 किलो जी। अब देखो ध्यान दो, ये दो रिएक्टेंट, ये जो रिएक्शन दो हैं, इन लोग का एंथैल्पी मुझे पता है, राइट? हाँ ठीक है। अभी तुम्हें क्या करना है, इन दोनों का इस्तेमाल करके, ठीक है, इसका एंथैल्पी निकालना है। तो अभी देखो ध्यान देना, हमें क्या करना होगा, हेस लॉ का इस्तेमाल करना है। अगर मैं, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर मान लो ये दोनों रिएक्शन को ऐड करके कुछ भी करके अगर मैं ये लेके आ जाऊं, इन दोनों रिएक्शन को ऐड करके कुछ भी करके ये लेके आ जाऊं अगर मैं, तो डेल्टा एच भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो कैसे करता हूं मैं, ध्यान दो। तुम्हें क्या चाहिए, रिएक्शन चाहिए, कहाँ गई है? हाँ इधर ही हूँ। ठीक है, ये कौन बोल रहा था, नाम बताओ।
रुपेश कौन बोला था? सर मैं नहीं हूँ सर। कौन था वही पूछ रहा हूँ। बोल दो कौन बोला था, बता दो मेरे को भी। चलो ठीक है, बताने में क्या जाता है, बोलने बोल भी नहीं सकते। सर ये विवेक। विवेक, ओके। तो देखो मान लो ये जो है ये लेके आना है, हमेशा ऐसे रहेगा, एक रिएक्शन देगा, उसका एंथैल्पी दिया नहीं रहेगा, वो कैलकुलेट करना रहेगा। सो और 2-3 रिएक्शन दिए रहेंगे जिसका एंथैल्पी दिया रहेगा। अब देखो तुम्हें करना क्या है, इनका इस्तेमाल करके ये लाना है। कैसे लाओगे ये, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में Fe दिख रहा है। हाँ क्या यहाँ पे कहीं लेफ्ट साइड में Fe है क्या? नहीं ना, राइट साइड में Fe है कि हाँ नहीं? ओके, अगर मैं इसको ऐसे पलटी कर दूं तो, रिएक्शन को पलटी कर दूं तो क्या हो जाएगा? देखो मैंने बताया तुमको स्टार्टिंग में, रिएक्शन को अगर पलटी करते तो एंथैल्पी का वैल्यू जो है चेंज हो जाता है माइनस। हाँ ठीक है, ये इसी के लिए बताया था। ठीक है, सो अगर इस रिएक्शन को अगर मैं पलटी कर दूं, क्यों पलटी कर रहा हूं? क्योंकि देखो इन दोनों को डायरेक्ट ऐड करके तो ये मिलने वाला नहीं है। मिलेगा क्या? देखो नहीं मिलेगा ना? मिलेगा। नहीं अगर मैं मान लो इसको पलटी कर दूं, इक्वेशन को पलटी कर दूं, मान लो इसको पलटी किया तो क्या हो जाएगा? अगर इसको पलटी कर दिया तो 2Fe सॉलिड प्लस Al2O3 सॉलिड, 2 एल्यूमिनियम सॉलिड, थोड़ा सा जगह कम रहेगा, 2 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस Fe2O3 सॉलिड। ठीक है, इसको पलटी करने से हो जाएगा इक्वेशन, राइट? डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो हाँ जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, हाँ माइनस में ना वो पहले से। क्योंकि जब भी रिएक्शन को पलटी करोगे तो डेल्टा एस की हाँ साइन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ओके, अभी मान लो हाँ इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 है। अब देखो क्या इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने से ये मिल सकता है? देखो अभी ध्यान दो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं देखो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम सॉलिड इस साइड है, एल्यूमिनियम सॉलिड इधर है, तो अगर ये दोनों कट सकते हैं, कर हाँ सकते हैं कि नहीं? हाँ Al2O3 इधर है, Al2O3 इधर है, कट गया। ओके, हाँ अब देखो इन दोनों को ऐड करो तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा 2Fe सॉलिड 3/2 O2 गैस, और राइट साइड में क्या आ जाएगा? Fe2O3 सॉलिड। O3। क्या आ गया ये? हाँ इन दोनों का इस्तेमाल करके आ गया। हाँ ठीक है, तो अगर मान लो देखो तुमने ये कैसे लाया? इन दोनों को ऐड करके लाया। ऐड कर। तो अगर हाँ इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो इनके एंथैल्पी को भी क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा। तो इन दोनों के एंथैल्पी को ऐड करो, कितना आएगा? देखो 1600 माइनस 1670, इसका जो भी इस रिएक्शन का डेल्टा क्या आएगा? ये इसको ऐड करो, माइनस 1670 प्लस 847.6 किलो जूल। तो इन दोनों को ऐड किया, कितना आएगा? कैलकुलेट कर लो, यही वैल्यू आएगा। ठीक है, 1670 ले लो, इसमें से माइनस कर लो, कितना? 847 पॉइंट कितना है? 6। ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 9 में से 7 गया, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 में से 4 2, के बाद में 16 में 4 8, 822 पॉइंट। माइनस में आएगा, है ना, क्योंकि ये बड़ा है, तो माइनस 822.4 किलो जूल करके आएगा। तो ये तुम्हारा आंसर है। सही है, हाँ ठीक है, राइट। देखो समझ में आया क्या करना क्या है? जो भी रिएक्शन दिया रहेगा जिसको निकालना है, डेल्टा जिसका निकालना है, और जो गिवन नीचे रिएक्शन रहेंगे, ठीक है, तो जो भी रिएक्शन ऐसे गिवन रहेंगे इनका इस्तेमाल करके हमें क्या करना है? ये इक्वेशन लेके आना है। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? कभी कभी हो सकता है इस रिएक्शन को, किसी रिएक्शन को पलटी करना पड़े, कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई भी करना पड़े। इसको भी तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, 2 से 4 से रिएक्शन को। हाँ तो अगर रिएक्शन को मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा एस पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? कुछ वो भी 2 से डबल होगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हम्म ओके, तो ये समझ में आ गया ये। ठीक है, हाँ इसको मिटा देता हूँ। ऑलरेडी देखो सॉल्व करके तुम्हारे बुक में दिया है, लिखना हो तो बोलो, नहीं तो रहने दो, इसको मैं मिटा सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे बुक में ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ है। सर। मिटा दूं? नहीं सर। हाँ ठीक है, लिख लो, लिखो जल्दी से लिखो। ये गिवन है
और ये हमने किया है, इसको इंटरचेंज किया। इसके पहले लिखना भी पड़ता है, रिवर्सिंग इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड, ठीक है, एडिंग 2 and 3। अच्छा, इन दोनों को ऐड किया, इसके ऊपर लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ ठीक है चलेगा, इसको पलटी गया ना, हाँ ठीक है, इसको रिवर्स किया और ऐड किया। देखो जिसको समझ में आ गया है वो क्या करो, एग्जाम्पल 4.15, जिसके पास टेक्स्ट बुक है एग्जाम्पल 4.5 सॉल्व वाला करो, पहले सॉल्व वाला कर लो, फिर अनसॉल्व वाला भी दूंगा। 4.15, सत्यम तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है अभी? सत्यम, हाँ सर। टेक्स्ट बुक है तुम्हारे पास? हाँ हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, 4.15 सॉल्व करो और हाँ वही देखना देख। मत, ठीक है? अब मिटा सकता हूँ? हाँ सर। ओके, तो अगला क्वेश्चन करो। 4.15 जिसके पास है वो कर सकता है, जिसके पास नहीं है उसको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। एक रिएक्शन है SiO2 सॉलिड प्लस 3C ग्राफाइट। ग्राफाइट सबको पता होगा, जो तुम्हारा पेंसिल है, पेंसिल का जो लीड होता है ग्राफाइट का बना। SiC प्लस 2CO गैस, 2CO गैस। दिख रहा है क्या? देख पा रहे हो सब लोग? तो एक ये है, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी, ये रिएक्शन के लिए निकालनी है डेल्टा एच की वैल्यू। और जो गिवन रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 1 SI सॉलिड प्लस O2 गैस, SiO2 सॉलिड, और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू जो दी है वो दी है -911 किलो जूल। ऐसा दिया, जैसा दिया वैसे लिखता हूँ मैं, डेल्टा आर एच नॉट। इसके बाद में दूसरी ग्राफाइट O2 गैस और 2CO गैस और डेल्टा आर एच नॉट दिया है -221। दूसरा इक्वेशन दिया है SI सॉलिड प्लस सी ग्राफाइट। कोई भी सॉल्व क्वेश्चन देखेगा नहीं, उससे ट्राई करना है, बाकी तुम्हारी मर्जी, देखना है तो देखो, नुकसान तुम्हारा ही है। इसको सॉल्व करो, सॉल्व हो जाए तो बताओ, 5 मिनट दे रहा हूँ आपसे।
फाइनल आंसर आ रहा है 624 आंसर आ रहा है 624 किलो जूल आंसर है। देखो सॉल्व करके देखो आता है तो। ओके अदर्स का आ गया है 624.7 7 आया क्या? ठीक है, इसके अंदर 624 लिखे। चलो ठीक है, ये था 911 200। हाँ 200 तो साथ ही जाना चाहिए, सही आया हुआ थोड़ा। ठीक, 2 मिनट और है, कॉल कर लो और अगर हो जाए तो बताओ मुझे। 624.7 किलो जूल। ओके राइट, 2 लोग का आंसर आ चुका है। मैं और एक क्वेश्चन दे दूंगा, बोलो तो। क्वेश्चन देता हूँ मैं। कोई क्वेश्चन जो है एक ये दिया हुआ है, क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 20 टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन नंबर 20 अनसॉल्व, पेज नंबर 89 पे। उसके अंदर H2B47 दिया है, H2B4O7 करके दिया है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जिसका हो गया हो। okay. जिसका भी हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, H2B4O7 सॉलिड वाला। यार हमारा अलग ही हो, क्वेश्चन अलग है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर अलग है लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए बोला ना मैंने, H2B4O7 करके दिख रहा है, देखो। मिला क्या? उसके अंदर H2B4O7 होगा, फिर 3 हाँ रिएक्शन मिला किया मिला। होगा। मिल गया? हाँ वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। तुम्हारे नंबर कितना दिए है पीडीएफ में? 17। 17 मतलब ऐसा करके दिया है 17। 10th फिर 5th और फिर 2 तो इसे दिया है ना, रोमन नंबर में दिया ना। नंबर में। नंबर बोल, पेज नंबर 89 ही है। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करो, H2 ये वाला सॉल्व करना है, ठीक है। जिसके पास टेक्स्ट बुक है उसमें 20 नंबर होगा, जिसके पास पीडीएफ है उसमें जो भी होगा देख लो।